ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करते हो चलेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो, देखिए कुछ लोग 4 ग्राम बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। और इसी पर क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। ओके, और जो वॉल्यूम होता है मिनिमम होता है। आप लोगों ने डेंसिटी पढ़ ही रखी होगी, मास अपॉन जो है वॉल्यूम होता है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें तो आपका जो है ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। बट यूनिवर्सली अगर हम देखें ज़्यादातर जो एक्सेप्टेबल है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम डेंसिटी लेते हैं। अब इसी तरह से किसी की भी डेंसिटी जब कंपेयर की जाती है तो वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एनर्जी passes बाय अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। देखिए बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चंस इस लेवल के जो है आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है आपकी 20 मीटर दी हुई है, और जो हम ग्रेविटी ले सकते हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एनर्जी है, अब जब कोई हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम एनर्जी लेते हैं कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किस तरह से हम निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मास आपका जो है 10 kg दिया हुआ है, और ठीक है ग्रेविटी आपकी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, और जो हाइट है वो आपकी कितनी दी हुई है, ये 200 मीटर दी हुई है। ठीक है, सॉरी 20 मीटर दी हुई है, 20 मीटर। जब हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा 2000 जूल हो जाएगा। अब 2000 जूल जो है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, इसी को हम जो है 1000 होता है 1 किलो में कोई भी चीज है ना, तो ये हो जाएगा 2 किलो जूल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन चूज किया है उनका ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल, सो कीप इट अप। पिच जो पिच होती है, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ये साउंड वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। जो पिच होती है, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, या स्पीड पे डिपेंड करती है, या लाउडनेस पे डिपेंडेंट होती है। पिच, पिच आप जानती हैं कि जो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है वो पिच ही होता है। मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ है ना, श्रिलनेस से साउंड में, या फिर जो है उसमें क्या सब है ना, बोल्ड टाइप के है, किस टाइप की जो है आवाज है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एम्पलीट्यूड। ओके, सुजीत नए के ऑप्शन कर रहे हैं। चलिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, फ्रीक्वेंसी आप लोग निकाली होगी 1/t के हिसाब से। और ठीक है कि पर यूनिट टाइम में कितनी
जो पीक्स होती हैं है ना, पास हो रही हैं, यानी कितना ऑसिलेशन हो रहे हैं पर सेकंड में। ठीक है, ओके। तो देखिएगा जब भी पिच होती है वो डिपेंड करती है किस पर, हाँ, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। एम्पलीट्यूड पर जो है ये डिपेंड नहीं करती। एम्पलीट्यूड पर जो डिपेंड करती है वो लाउडनेस होती है। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, तो वो आपका जो है एम्पलीट्यूड पे और डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने सुना उनका गलत है, स्पीड से कोई इसका लेना देना है नहीं। समझ रहे हैं? तो जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड पे बेस्ड होती है। क्लियर? अगर जो है स्वीट एंड मेलोडियस साउंड होगा तो हाई पिच साउंड होता है। अगर मैं पिच की बात करूं तो अगर स्वीट साउंड होगा, स्वीट एंड मेलोडियस साउंड, स्वीट एंड मेलोडियस साउंड, ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था। तो अगर इस तरह का कोई साउंड है तो उसमें जो पिच होगी वो कैसी होगी, पिच हाई होगी। और अगर रफ एंड हैवी साउंड है, रफ एंड हैवी साउंड है, रफ एंड हैवी साउंड है, तो उसमें जो पिच होगी वो लो पिच होगी। खास करके जैसे फीमेल की जो आवाज़ होती है मेल के कंपेयर में ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो वॉइस पिच होती है हाई होती है। बट एक हद से ज़्यादा अगर वॉइस पिच हाई हो जाती है तब वो कानों में चुभने लगती है, तब वो अजीब सी लगने लगती है। लेकिन हाँ, एक हद तक अगर देखा जाए हाई पिच होती है तो फ्रिक्वेंसी ठीक है ज़्यादा होने की वजह से हाई पिच हो जाती है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल का जो वोकल कॉर्ड होता है उसका साइज 15 mm के आसपास लगभग होता है, और मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है लगभग 20 mm के आसपास होता है। अब इसी तरह से अगर बच्चे का वोकल कॉर्ड देखें तो बहुत ही छोटा होता है ना, उसकी वॉइस पिच कुछ ज़्यादा ही हाई होती है तो कानों में चुभती है, बहुत बहुत जो ज़्यादा छोटा बच्चा होगा, राइट ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ 2.5 kg आयरन बॉल हैज द सेम डायमीटर एज 1.25 kg एल्युमिनियम बॉल। यानी दो बॉल्स हैं, एक का जो साइज मतलब दोनों का जो साइज है वो सेम डायमीटर का है, यानी साइज सेम हो गया, लेकिन क्या है डेंसिटी अलग अलग होगी। अगर हमें सेम डायमीटर करना है, जाहिर बात है अगर आयरन का इतना बड़ी बॉल है, एल्युमिनियम की अगर इतनी ही बड़ी बॉल करनी होगी तो हमें क्या है डेंसिटी को क्या करना होगा, सेम करना होगा। जबकि इसमें अगर देखा जाए या फिर जैसे डेंसिटी सेम नहीं है तो जो है क्या है इसमें मटेरियल जो है अलग अलग है ना, ऐसा हो सकता है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट है ना इसमें। और इसमें जो है अमाउंट अलग अलग है, एक जो है 2.5 kg का है और ठीक है, और दूसरा जो है वो 1.25 kg का है, लेकिन डायमीटर दोनों का सेम है। The balls are dropped at the same time from the cliff, just before they reach the ground they have the same। जब ये गिरेंगे दो बॉल्स को अगर एक साथ एट अ टाइम आप गिराएंगे सेम हाइट से, तो उनका क्या चीज ऐसी है जो सेम रहने वाली है। ऑप्शन है आपके एक्सेलरेशन जिसको हम त्वरण बोलते हैं, देन दूसरे के मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हाँ, क्या ज्यादा सेम, हाँ सेम रहेगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ मोमेंटम की, तो मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास पे बेस्ड होगा, और मास दोनों के जो है वो क्या है यहाँ पर डिफरेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिपेंड करेगा
मास पर, है ना। देन काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv²। ये भी जो है किस पे डिपेंडेंट है, याद रखिए किस पे, मास पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है क्या, mgh, है ना, और मास है दोनों के अलग अलग, ठीक है। तो ये भी जो है मास पे डिपेंडेंट होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तो सही आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो जिन लोगों ने एक्सीलरेशन चूज किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है ना। और ज्यादातर जो है सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, आपकी अच्छी खासी और तैयारी होगी, ठीक है। चलिए, तो एक्सीलरेशन जो है आप लोगों का सही है, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होगा जो पर यूनिट मतलब जो है पर यूनिट टाइम में जो चेंज आता है स्पीड में, वही है, ठीक है। विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड वीकली माइक्रो एटम। अब देखो, जैसे पार्टिकल्स होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं, उसी टाइप का जो है नाम यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका न्यूट्रिनो है, देन पॉजिट्रॉन है, देन क्या इलेक्ट्रॉन है, देन क्या है प्रोटॉन है। अब इसमें जो है एक यहाँ से क्वेश्चन और बन जाएगा हमारा कि इनमें कौन सा जो है एंटी पार्टिकल है ना, किसका एंटी पार्टिकल है। खैर चलिए अभी उसको छोड़िए। विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड माइक्रो एटम। तो इलेक्ट्रिकली जो न्यूट्रल होगा वो कौन सा है इसमें से होगा। ऑप्शन है आपका न्यूट्रिनो, दूसरा है आपका पॉजिट्रॉन, देन क्या इलेक्ट्रॉन, देन क्या है प्रोटॉन। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इसकी जो है पीडीएफ आपको, ये एनोटेटेड वाली जिस पर हम लिख रहे हैं, और ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप है मेडिजी का, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ये जहाँ पर भी है ना मैं बता दूंगा। तो अभी जो है आप ज्वाइन मतलब जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को मेडिजी के, वहाँ पर हम इसको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। जो ये लिखा हुई वाली है विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रिनो है ना, ये जो है इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और जिस तरह से न्यूट्रॉन होते हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो पॉजिट्रॉन है ये किसका एंटी पार्टिकल होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसी का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल होता है, और किसका होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू। जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप जो है अचीव कर लेती हैं, किस वजह से। क्योंकि जब ऊपर से नीचे आती हैं तो ऊपर जो है स्फेरिकल शेप नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती हैं तो जो रेन ड्रॉप होती हैं वो कैसी हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती हैं। तो क्या वजह है स्फेरिकल होने की। ओके भाई, बहुत बढ़िया करण हंस, चलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत जल्दी आंसर भी कर रहे हैं आप। ऑप्शन है आपका विस्कोसिटी, जिसको हम बोलते हैं श्यानता, देन क्या सरफेस टेंशन, देन क्या फ्रिक्शन, देन क्या इलास्टिसिटी। तो आप सब ने पढ़ रखा होगा कि जो सरफेस टेंशन होता है, और ठीक है, वो होता है फोर्स पर यूनिट जो है लेंथ में हम लेते हैं,
ठीक है, तो रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो किसकी वजह से होती है? सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। ये इसमें ये वाली इमेज को इसके बाद लगाना था, बट पहले ही लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सरफेस टेंशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। तो कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट हो, अगर वो स्फेरिकल टाइप की हो जा रही है तो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। ऑल्दो इजली डिफॉर्म्ड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टेंड टू बी pulled into the spherical shape by the कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगता है, और आपने एडहेसिव फोर्स पढ़ रखा होगा, ऐसा वो फोर्स जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर फिनोमिनन देखा जाए, अगर ये पूछा जाए कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर, यानी जो फिनोमिनन है सरफेस टेंशन का वो किस पे बेस्ड है? तो आप बताएंगे कोहेसिव फोर्स पे बेस्ड होता है ऑफ द सरफेस लेयर इन द एब्सेंस ऑफ अदर फोर्सेस इंक्लूडिंग ग्रेविटी ड्रॉप्स ऑफ द वर्चुअली ऑल लिक्विड्स, ठीक है, वुड बी अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। तो लगभग लगभग सभी ड्रॉप को अगर देखा जाए तो स्फेरिकल होती है इसी की वजह से, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया। चलो ना, आंसर शो हो गया, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस करने से मतलब है। अगला देखेंगे, चलिए यहां से देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ ठीक है। चलो अभी फिलहाल यहाँ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। नेचर में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है इनमें? स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से क्या ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, ऐसे करके, या फिर इनमें से कौन सा जो है वीकेस्ट फोर्स है, ऐसे भी पूछ लेगा। ऑप्शन है आपका ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आ रहा है कौन सा? वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को थ्योरी की क्लासेस में भी लिखवाया गया था, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है ये सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और इनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से बनता है ना। इसके अलावा जो एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आ जाता है, वो एक तो होता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है, दूसरे नंबर पे आपका जो है मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। देन उसके बाद में वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो सबसे कम फोर्स लगता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज gravitational force is an attractive force which occurs between the two bodies, है ना, and depend on the mass and distance between them। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये वीकेस्ट फोर्स होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। ठीक है, आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है 1 होती है, और बाकी माइनस में पावर बढ़ती चली जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है, 10 की पावर माइनस ये 33 इसमें चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से अगर सीक्वेंस बनता है तो ये वाला आता है स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एट 20 डिग्री सेल्सियस
At 20 degrees Celsius, the speed of sound in water is approximately. आप देखो यहाँ ध्यान से देखेगा कि किस में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 330 मीटर पर सेकेंड, देन का 800 मीटर पर सेकेंड, देन 1500 मीटर पर सेकेंड, या फिर जो है 5000 मीटर पर सेकेंड। कौन सा सही आंसर आप लोगों को होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर करिए, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो। एट 20 डिग्री सेल्सियस, और देखो टेम्परेचर बेस्ड होता है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, और इसको जो है हम समझते हुए चलेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, मैक्सिमम का आंसर जो है वो आ रहा है कौन सा? ओके, सही आंसर कर रहे हैं, बट जो है इस क्वेश्चन में आप लोग जो है धोखा खा गए हैं। और इसमें एकाधिक, हाँ, विकास दास का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी का देखिएगा, ज्यादातर आंसर जो है वो मैं गलत देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग ये कहीं कहीं जो है 1498 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ मिल सकता है आपको। दरअसल आप लोगों ने गलती कहाँ की है, क्योंकि यहाँ पे वाटर में पूछा गया था, और मैंने बोला भी आपको कि क्वेश्चन को जरा गौर से देख करके आंसर कीजिएगा। कई बार हमें आते हुए क्वेश्चन जो है हम वहां पे गलत करके आ जाते हैं, और बाद में पछतावा होता है, अरे यार हमने ध्यान नहीं दिया। तो वाटर में पूछा गया है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं 330, लगभग जो है 331 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं ये लिखा मिलता है आपको एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ है। कहीं कहीं 332 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये एयर में स्पीड ऑफ साउंड होती है, बट कितने पे होती है ये भी याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। चलो, एक जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 332 मान लेता हूं मैं मीटर पर सेकेंड है। क्या होगा अगर हम इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा करके जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस कर दें, और 20 डिग्री सेल्सियस पर एयर में जो है स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो, हाँ, वो एयर में होता है। आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं। एयर के केस में ये रहता है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड लगभग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अगर इतना भी आपको आपके जहन में है तो आप आराम से कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री बढ़ रहा है इतना, तो स्पीड ऑफ साउंड 0 पर है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने जो है टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री, तो आप लगा लो लगभग जो है 12 डिग्री के मतलब 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड लगभग बढ़ जाएगी। तो ये लगभग 340 जो है 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास होगा। अगर मान लो मैं इसको कहूं कि मैं बढ़ा करके अब टेम्परेचर, क्योंकि ये वाला तो इसको याद रखेगा, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे बताइए कितना होगा, है ना, एयर में, तो आप जो है लगभग बता देंगे कि जो है 5 डिग्री और बढ़ गया, 347, है ना, 347 मीटर पर सेकेंड के आसपास लगभग होगा। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, लगभग इतना बढ़ता है। करण हंस, वेरी गुड भाई। हाँ, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड
स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सबसे ज्यादा जो होती है वो किस में होती है? सॉलिड में होती है, सॉलिड में होती है। उसके बाद में जो है किस में होती है? लिक्विड में होती है। और इससे भी जो है कम किस में होती है? गैस में होती है। सॉलिड की भी अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में भी सबसे ज्यादा किस में होती है? एलॉय में होती है। एलॉय आप सब जानते हो, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मे बी मतलब से मेटल एंड नॉन मेटल, एटलीस्ट वन मेटल शुड बी देयर। कम से कम एक मेटल होना जरूरी होता है। मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकती हैं, अलॉय बना सकती हैं, मेटल मेटल हो सकती हैं, 2 4 6 हो सकती हैं। समझ रहे ना? लेकिन जो एलॉय है नॉन मेटल मिलके नहीं बना सकती। तो एलॉय में जो स्पीड होगी अपने पेरेंट मटेरियल से ज्यादा होगी। यानी अगर मैं प्योर मेटल की बात कर लूं तो उससे ज्यादा होगा। और सॉलिड में तो आपका वुड भी आता है, वुड में इन तीनों में कम होगी। बट कंपेरेटिवली भी अगर देखा जाए तो लिक्विड और गैस से ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होगा। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल हम बात कर रहे थे, इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए देखो इमेज से भी आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। द सन इज सीन लिटिल बिफोर इज राइजेस एंड फॉर अ शॉर्ट while after it sets, this is because of। आपको बताना है कि जो सूरज होता है निकलने से थोड़ा पहले हमें दिख जाता है और छिपने के थोड़ी देर बाद तक भी हमें दिखता रहता है। यानी एक धोखे जैसा है ये। तो बताओ ये किसके बेस पे हुआ है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ है ये, TIR की वजह से हुआ है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं। देन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है, या फिर अपरेंट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, या डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मीन्स विक्षेपण। तो बताइए क्या सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए? और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं, PYQ उठा करके देख लेना, उसमें से 8-10 क्वेश्चन मैंने इसमें भी डाले हैं। तो उसी लेवल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लेवल रखा है जैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो तो क्या सही आंसर आप लोगों का होना चाहिए? तो यहाँ पर देखो सही आंसर है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। दरअसल होता ये है, आप सबने पढ़ा होगा कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जो अभिलंब होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल परपेंडिकुलर जो हम डालते उसकी तरफ बेंट हो जाती है। और अगर डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो होता ये है कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, सपोज करिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और सूरज जो है रियल में अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर है। अब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच लूं इस तरह से करके, ठीक है, तो लाइट यहां से ऐसे आएगी। अब यहाँ का जो मीडियम है ना, वो कैसा है? रेरर है, रेरर है। और यहाँ का जो मीडियम है वो कैसा है? डेंसर है। तो ये लाइट जो है टुवर्ड्स है ना इधर जो है वो हो जाएगी और इसकी आंख में बिल्कुल ऐसे सीधे से नजर आने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। और जब छिपता है तो छिपने पर भी ऐसा ही होता है, छिपने के बाद में भी ऐसे ही दिखता है। यही वजह होती है कि जैसे आप पानी में हाथ डाल दें या रोड डाल दें या लकड़ी डाल दें, वो टेढ़ी टेढ़ी सी महसूस होती है। या जो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ होती है, तरण ताल जो होता है स्विमिंग पूल, उसकी जो रियल डेप्थ होती है उस है ना जो हमें महसूस होती है उससे ज्यादा होती है। यानी हमें कम नजर आती है, उथलापन महसूस होता है हमें, लेकिन क्या है रियल में अगर देखा जाए तो उसकी जो डेप्थ होती है ज्यादा होती है।
कई बार बहुत से लोगों को तैरना नहीं आता और जो है वो कूद जाते हैं स्विमिंग पूल में और पता चला कि कई बार कोई बचाने वाला नहीं होता तो डेथ भी कर जाते हैं, ठीक है, हादसे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब इसलिए है कि देखिए एटमॉस्फेयर जो वर्ड यहाँ पे इसलिए जोड़ा है, जो बड़े बड़े फिनोमिनास होते हैं जो एटमॉस्फेयर लेवल पे होते हैं तो वहां पर जो है देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक वर्ड जोड़ देते हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि भाई पानी में जो है हमने कोई रोड डाल दी है वो टेढ़ी नजर आ रही है तो जो है वो क्यों टेढ़ी सी नजर आ रही है ना, तो आप रिफ्लेक्शन बताएंगे। अगर मैं कहूँ कि तारों का टिमटिमाना, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है तारों का टिमटिमाना, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई इज, आंखों में जो नजर का ठहराव होता है वो कितना होता है। जैसे ऐसे कोई चीज करिए तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ठीक है घूम तो भी सी है ना, या जैसे आप कोई लाल चीज है ना जला करके आप ऐसे 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 घुमा दीजिए तो ऐसा लगेगा कि हाँ कोई चीज घूम रही है। हाथ में ट्यूबलाइट पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाइए आपको लगेगा सर्कल बन गया। तो वो जो सर्कल जैसा बन रहा है आंखों में क्या है, नजर का वो ठहराव है ना, जिसपे जो है सिनेमा हॉल जो होता है, सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा जो होता है वो इसी पे बेस्ड होता है। तो कितनी देर हमारी जो आंखों में जो ठहराव होता है वो कितनी देर होता है, ठीक है। हाँ, नजर का जो ठहराव होता है वो कितनी देर होता है। ऑप्शन है आपका 1/6 ऑफ अ सेकेंड, या 1/10 ऑफ अ सेकेंड, या फिर 1/16 ऑफ अ सेकेंड, या फिर 1/18 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अजय कुमार, ओके बी आंसर नहीं। तो देखिए आप जो है ना विजन का पूछा गया तो यहाँ पर जो सही आंसर है 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। और कई बार जो है ना इसको डिवाइड करके पूछ लेगा, पॉइंट्स में पूछ लेगा कितने सेकेंड, तो उसको जो है आप डिवाइड करके आज जो है बता दीजिएगा, ठीक है। जो आप ये 1/10 बता रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने चूज किया, ये जो होता है ये होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। ये जो होता है ये परसिस्टेंस परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है। यानी जो हम सुनते हैं कानों में हमारे जो थोड़ी देर तक आवाज रहती है, कोई भी चीज सुनते हैं तो वो 1/16 होता है, 1/10 होता है। यानी इसको हम 0.1 सेकेंड भी कह सकते हैं। और इसी पे हाँ इस पे जो बेस्ड है ना, इस पे जो है सिनेमा हॉल जो होता है, सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, वो इसी पे बेस्ड होती है ना। जो हम रील वाला जो रील सिनेमास होते हैं ना उसमें अगर आप एक ही जैसी इमेज को जो है वो चलाने लगे, इस तरह से चला दें कि उनमें 1/10 का रहे और इमेज को चलाने लगे तो आपको वो चल तो भी सी मतलब महसूस होगी, लगेगा कि कोई चीज चल रही है। समझ में आ रही बात यहाँ देखिए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ ये कैलकुलेट भी कर दिया है रेवतपाल ने। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो इस तरह से करके भी आ जाता है कई बार। अगला है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। अब देखो अगर कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि बताओ 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट हैं। फ़ारेनहाइट बताना है कि भाई कितने हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ ले कि 15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट,
केल्विन में जनरली पूछेगा नहीं कि वो तो 273 आप जोड़ करके कर ही लेते हैं, जोड़ के घटा के। तो -37 डिग्री पे क्या फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है, क्या दोनों पैमाने एक ही होंगे? क्योंकि यहाँ पे सेंटीग्रेड और जो है फ़ारेनहाइट पूछा है। ऑप्शन पहला है -37, दूसरा है -96.8, देन थर्ड जो रीडिंग है वो कौन सी है जो है ना टेम्परेचर की, -40 है, देन क्या है -273 है। तो बताओ क्या सही आंसर इसमें होना चाहिए? तो इसके लिए आप देखिए, और इस क्वेश्चन को करके भी देख लीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया अंजलि। तो देखो यहाँ पर जो है ना एक फॉर्मूला याद रखेगा, है ना, ये आपको याद भी होगा, C/5 = F-32/9 = K-273/5, है ना, ये होता है। या फिर जो है रैंकिन में भी आपने पढ़ा होगा, इस तरह से करके जो है ये, इससे आप जो है टेम्परेचर कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इस तरह से ये फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में लूं तो इस तरह से मैं कर लूंगा, ठीक है, इतना मैं फॉर्मूला ले लूंगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका -40 है। -40 किसी की भी वैल्यू आप रख के देखें, जैसे -40 यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, एक रिजल्ट जो आएगा वो है ना दूसरे के बराबर आएगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेल्सियस इक्वल टू -40 रखा और डिवाइड बाई मैंने 5 कर दिया, तो F-32 अपॉन जो है 9 कर लिया, राइट ना। तो ये हो जाएगा -8, ये हो गया -72 इक्वल टू F-32, और ये हो जाएगा इधर, है ना, इधर ले आएंगे, और ठीक है, तो -72 और +32 इक्वल टू F हो गया। जब देखेंगे घटा करके कितना आ जाएगा, -40। तो याद रखिएगा -40 एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर क्या है कि दोनों स्केल पे एक ही रीडिंग आती है, ठीक है ना। एक चीज और मैं थोड़ा सा बता दूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, एक -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, 0 केल्विन के। और नेगेटिव रीडिंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द केल्विन स्केल, यू ऑल गाइस नो अबाउट दिस, है ना, कि नेगेटिव रीडिंग नहीं होती। तो इसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोल देते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिस पर इंटरमोलिकुलर मूवमेंट जो होता है सीज हो जाता है, अंतराणु गति होती है, बंद हो जाती है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर is that temperature at which the intermolecular movements of the molecules, है ना, of the material, ठीक है, become to cease, और हर चीज जम जाती है इस पे। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो सकता है। आपसे वो 0 केल्विन ना पूछ करके, और इस पे डिग्री भी नहीं लगाते हैं, निगेटिव रीडिंग नहीं होती, क्योंकि इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाता है, और ये इक्विवेलेंट होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। वैसे एब्सोल्यूट जीरो जो वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, केल्विन के लिए यूज करते हैं। चलिए अगला है, वो टाइप ऑफ आई ग्लास शुड आ नियर साइड पर्सन वेयर। एक पर्सन है जिसको नियर साइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम तक क्या बिल्कुल इस पे पड़ी रहेंगी, मेडिजी के इस यूट्यूब चैनल पे पड़ी रहेंगी, और आपकी ये जो एक्सप्लेन वाली जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेडिजी के। तो वो टाइप ऑफ आई ग्लासेस शुड आ नियर साइड पर्सन वेयर।
नियर साइड में क्या होता है कि नियर का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, जिसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि मायोपिया, है ना, मायोपिया की बात हो रही है यहाँ पर। नियर साइटेडनेस है ना, किसको बोलते हैं, मायोपिया, जिसमें पास का जो है दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये जो है उल्टे नाम रखे हैं। उल्टा नाम नहीं रखा होता है, दरअसल होता ये है कि हमारी जो नॉर्मल आंख होती है उसमें जो इमेज बननी चाहिए वो हमारी कहाँ पर बननी चाहिए, रेटिना पे बननी चाहिए। लेकिन इसमें इमेज रेटिना पे ना बन के क्या होता है, थोड़ा पहले बनने लगती है। ये पीछे जो है वो क्या है, रेटिना है। इमेज यहाँ बननी चाहिए थी और ये बन गई पहले, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस बोल देते हैं। और हमारी आंखों में जो ऑलरेडी लेंस है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आपको क्या करना है कि फोकस करना है कहाँ पर, रेटिना पर। रेटिना जो है आपके पीछे है, रेटिना पे फोकस करना है। तो आप कौन सा लेंस लगाएंगे, ऑप्शन आपका है डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, ठीक है, देन क्या है बाइफोकल लेंस लगाएंगे, देन कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, मैं समझा देता हूं। तो इसको जो हम करेक्ट करेंगे कैसे, ये वाला लेंस लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम जो है ये लेंस लगाएंगे चश्मे में, और ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। क्या करेगा, इसको ये इस तरह से जैसे लाइट जाएगी इसको डाइवर्ज करेगा और इसको जो है कहां पर सीधे सीधे फोकस करेगा, रेटिना पे फोकस कर देगा। इसलिए हम जो है डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, और डाइवर्जिंग लेंस को ही आप लोग सब बोलते हैं कौन केव लेंस, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन केव लेंस बोल देते हैं, जिसकी पावर जो होती है वो माइनस में होती है। डायोप्टर में लेते हैं पावर, लेकिन इसकी जो पावर होगी माइनस में होगी। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कौन केव लेंस हो गया, ठीक है ना। बाइफोकल लेंस जो है वो हम कहाँ पर लगाते हैं, बाइफोकल लेंस जब किसी को क्या हो जाता है, हाँ, प्रेसबायोपिया हो जाता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है, जो बूढ़े लोगों में अक्सर देखने को मिलता है आमतौर पे, जिसमें दोनों ही दिक्कतें होती हैं। अगला है व्हेन मिल्क इज चर्न द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इज ड्यू टू। जब हम दूध को चलाते हैं, देखिए जिस तरह से ये जो लेडी है ये चला रही है इस तरह से दूध को, जिसको चर्नर मथना बोलते हैं, उससे भी होता है। आजकल क्रीम सेपरेटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आ गई हैं, ठीक है। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। ऑप्शन है आपका फ्रैक्शनल फोर्स, देन क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर जो है विस्कस फोर्स। तो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर। सोनाली, ओके, आशीष, विश्वास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप भाई। एंड तक मेरे साथ जो है सेशन में बने रहिएगा, और आप देखिएगा इस सेशन को करने के बाद में बहुत ज्यादा आप जो है डिफरेंट है ना, डिफरेंस फील करेंगे, और बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। और वीडियो के एंड में बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। इसी तरह के जो है चीजें है ना, इस तरह की वीडियो आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं मेडिजी की तरफ से। तो अपनी तैयारी जो है इसी तरह से व्यवस्था रखिए। चलिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जिसको आप अपकेंद्री बल बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अ फोर्स एक्ट फ्रॉम सेंटर टू द पेरीफेरी ऑफ द पाथ, that is called the centrifugal force, and
इसके इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स काम करता है वो फेरी फेरी से सेंटर की तरफ करता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स दैट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखिएगा ये चीज, है ना। हाँ, और इसको जो है कैसे निकालते हैं, हाँ ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² अपॉन r से आप इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, हाँ चलो एक और होता है, हाँ ठीक है। चलो अभी इतना, इस पे बेस जो है आपकी वॉशिंग मशीन होती है, इसी पे बेस आपका ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, ये सब जो होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं। समझ में आ गई बात ये। एम आर ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो सेंटीमीटर के लिए होता है, ठीक है ना। चलो, हाँ अगला देखेंगे, certain substances lose their electrical resistance completely at super low temperature, such substances are called। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जब हम सुपर लो टेम्परेचर कर देते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर कर देते हैं, तो वो अपना क्या खो देते हैं, रेजिस्टेंस खो देते हैं। यानी उनमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जो है न के बराबर हो जाता है। ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, देन परफेक्ट कंडक्टर्स बोलते हैं। चलो, ये डे टू डे लाइफ वाला जो साइंस है ना आपका, जो आप सबको पता होने से जनरल साइंस वाला पोर्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाने की जरूरत नहीं है। एक जनरल जो सभी को पता होना चाहिए, चाहे आप सिविल के हो किसी के भी हो, और ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए, जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सुपर कंडक्टर हो जाएगा। सुपर कंडक्टर जब बहुत ही हम कम टेम्परेचर कर देते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट जो है वो कैसा, जीरो के जितना हो जाता है, और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो ज्यादा अच्छे से चलने में लगता है। देन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स आर दो सॉलिड्स व्हिच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट हाई टेम्परेचर एंड डोंट अलाउ एट लो टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तभी जो होता है इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, तब इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तभी इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ेगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट इनमें जाएगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कंडक्टर्स की, जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं जो जनरली मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर जो है वो किनके बने होते हैं, जो मेटलॉइड्स होती हैं, जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, इन सब के बने होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। तो जो मेटल हैं, ठीक है, उनके केस में ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, समझ रहे ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। पढ़ा है ना ये, ठीक है, हाँ सब हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। तो अभी जो है फिलहाल यहाँ पर जो आंसर सही है वो आपका कौन सा है, सुपर कंडक्टर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट वॉल्यूम। यानी हमने ठंडा किया, अब एक जो वॉल्यूम है, 1 लीटर जो है, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और जो है शुरू में इसका टेम्परेचर 4 डिग्री था, और जो है फिर आपने इसको ठंडा करके
0 डिग्री तक ले गए और आप सब जानते हैं 0 डिग्री पे क्या है, वो आइस बन जाएगी अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं। तो बताओ क्या होगा, फर्स्ट इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, फर्स्ट डिक्रीज करेगा एंड देन इंक्रीज कर जाएगा, या फिर जो है रिमेन द सेम, एक जैसा वॉल्यूम रहेगा, या फिर जो है इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। बताओ क्या सही आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से तो बताओ क्या करेगा। ओके, रितेश। तो देखो यहां पर याद रखिएगा कि 0 डिग्री पर वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, और 4 डिग्री पर जो है वाटर की डेंसिटी, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत की थी कि 4 डिग्री पर जो है मैक्सिमम डेंसिटी होती है। जब मैक्सिमम डेंसिटी होगी तो जाहिर बात है, डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा। अब इससे कम तो वाटर का जो है वॉल्यूम कम नहीं होगा। When water changes into ice, then volume increases because due to the hydrogen bonding, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होती है, देन क्या है वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो आइस फ्लोट इन वाटर बिकॉज है ना, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट ना। तो क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। तो यहां पर अभी फिलहाल जो इसका आंसर हो गया ये हो गया सी। अब देखो एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा और थोड़ा सा इस पर समझिएगा। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या होगा कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है और इसको हम घटा करके 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जा रहे हैं और ये बर्फ बन जाती है, तो बताओ क्या होगा। तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से टाइप करके आप बता सकते हैं कि क्या होगा। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो ठीक ठाक होगा। अब इसको जब हम ठंडा करते जाएंगे तो एक दौर ऐसा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुंचेगा। तो देखो क्या होगा कि पहले वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और फिर जो है बढ़ के इससे भी ज्यादा हो जाएगा और फिर क्या है इंक्रीज करेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, हाँ, चाहे वो देखिए चाहे वो 5 डिग्री से पूछ ले, है ना, या इससे ऊपर कोई सी भी वैल्यू हो, 4 डिग्री से ज्यादा हो, 5 हो, 6, 7, 8, 10 कितना ही हो, ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है पहले क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज करेगा। समझ रहे ना, याद रखिएगा। तो पहले जो होगा डिक्रीज करेगा एंड देन इंक्रीज करेगा। भले ही अगर मैं कहूं कि बताओ क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस से घटा करके हम 0 डिग्री सेल्सियस लेकर के जा रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। तो इसमें जाहिर बात है यार, 4 डिग्री सेल्सियस यहां पर आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस आएगा, तो क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। फिर जो है वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो उसमें भी ऑप्शन आपका पहला वाला जाएगा। याद रखिएगा, अगर 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर की बात की गई है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, और नीचे लेकर के जा रहे हैं आप 0 की तरफ, समझ रहे हैं, तो फिर जो है पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A body of 20 kg is lying at the rest under the action of a constant force. It gains a speed of 7 meter per second.
द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें कहा गया है कि जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 केजी। कितना दिया हुआ है? 20 केजी मास है, और ये रेस्ट में पड़ा है, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, है ना, कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, इट गेन्स अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, वो जो है इसको आप मान लो कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड पहुंच जा रहा है। द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो फोर्स ने लगा करके, है ना, जो वर्क डन हुआ है वो कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि जो फोर्स और वर्क थ्योरी है उस पे बेस क्या होता है कि जो आपका वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या करिएगा कि काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, है ना, और जैसे जैसे क्या है स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फाइनली आपको जो है 7 मीटर पर सेकेंड जब स्पीड अचीव हो गई तो उस पर जाकर के आपको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। अब यहाँ पे 1/2 m जो है वो दिया हुआ है कितना, 20, और जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 7 हो गई फाइनली। और है ना, फाइनल वेलोसिटी लेंगे आप यहाँ पर ये वाली। ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको निकाल लेंगे 1/2। तो चलिए इसको यहीं पर जो है कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 49। ठीक है। तो ये हो जाएगा 490, और ये इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल में। तो सही आंसर जो है आप लोगों का कौन सा होगा, 490 जूल। हाँ हाँ, जूल। ओके, वेरी गुड। ठीक है। तो सही आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 490 जूल हो जाएगा। कल हमारी जो क्लास होगी केमिस्ट्री की रहेगी, और परसों जो है लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी की, बायोलॉजी लाइफ साइंस की क्लास रहेगी। हाँ ठीक है। तो 3 दिन लगातार जो है मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा, देन उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको 1 बाय 1 मिलती रहेंगी। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी यूं ही साथ साथ अच्छे से चलती रहे। हाँ ठीक है। हाँ बायोलॉजी भी, हाँ बायोलॉजी भी जो है परसों को रहेगा बायोलॉजी का सेशन, कल हम जो है केमिस्ट्री का सेशन देखेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव यूज इन द नाइट विजन एपरेटस। जैसे हम अंधेरे में देख लेते हैं, नाइट विजन कैमरा आता है, नाइट विजन बाइनोकुलर आता है, नाइट विजन आजकल जो है आप देखिएगा वीडियो भी बनती है, फोटोग्राफी, ये सब जो है आ जा रही हैं। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन सी वेव्स का इस्तेमाल हम करते हैं। अंधेरे में भी आप देखिएगा जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, आप पूरे जो है घर की लाइट या जो जहां पर भी आपने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं उसको बंद कर दीजिए, और फिर भी आप मॉनिटर में देखिएगा कंप्यूटर में, आपको जो है इमेज ब्लैक एंड व्हाइट आती हुई नजर आएंगी। तो उसमें हम कौन सी वेव का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स, देन क्या है माइक्रोवेव्स, या फिर जो है इंफ्रा रेड वेव्स, या फिर जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। व्हाट शुड बी द आंसर भाई। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखो यार औरों से ज्यादा मेहनत करते रहिए, है ना, खूब कस के मेहनत करिए, कल को काश न कहना पड़े, क्योंकि सब लोग बड़े अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जल्दी ही एग्जाम है ही आपका। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए
अभी आपके लिए जो है आराम हराम जैसा होना चाहिए, बाद में जो आप आराम करिएगा, मेहनत के है ना, अभी फिलहाल कर लीजिए, वक्त है। हर चीज टाइम पे सही लगती है, तो अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका क्या है, आईआर है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो जो नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन बाइनोकुलर, ये सब जो आते हैं, याद रखिएगा ये सारे जो है किस पे बेस्ड होते हैं, इंफ्रारेड पर ही बेस्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द स्काई एपियर्स ब्लू ड्यू टू। अब आप लोगों ने सबने स्कैटरिंग तो पढ़ रखा होगा, लेकिन कौन सी स्कैटरिंग? तो स्कैटरिंग भी कई तरह की होती है। रमन स्कैटरिंग होती है। रमन स्कैटरिंग तो मैंने बल्कि यहाँ लिखा भी नहीं है। रमन स्कैटरिंग, न्यूटन स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग। तो कौन सा सही आंसर होगा? ओके, ये आपको जो है ऑलरेडी करा रखा है थ्योरी की क्लासेस में। द स्काई एपियर्स ब्लू, तो आकाश जो नीला होता है किसकी वजह से? रिले स्कैटरिंग की वजह से, माई स्कैटरिंग, या फिर न्यूटन स्कैटरिंग, या फिर जो है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ठीक है, कौन सा? रिले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग जो होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो देखिए स्कैटरिंग होती है वो वायलेट कलर में होती है, और दूसरे नंबर पे वायलेट, फिर क्या है, इंडिगो और ब्लू। ये तीन कलर जो होते हैं ना, इनकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ही कम होती है, एनर्जी इनकी ठीक ठाक होती है, बट क्या है कि ये स्कैटर्ड सबसे ज्यादा होती है। जो लाइट कलर, ये जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम स्कैटर्ड होती है। अब यहाँ पर एक समझिएगा कि माई स्कैटरिंग क्या होती है। तो जो रेली स्कैटरिंग होती है वो इस तरह की होती है, जैसे पार्टिकल पे लाइट टकराती है तो वो इस तरह से करके जो है स्कैटर्ड होती है। और जो माई स्कैटरिंग होती है वो ऐसे होती है कि जैसे पार्टिकल पे आकर के जो है लाइट पड़ी, तो एक तरफ ऐसे होगी और एक तरफ जो है कुछ ज्यादा दूर तक जो है ये स्कैटर्ड हो जाएगी। इस तरह की जो स्कैटरिंग होती है वो कौन सी होती है आपकी? जो है माई स्कैटरिंग होती है। वैसे ही एक रमन स्कैटरिंग भी होती है। तो अभी फिलहाल जो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है वो कौन सा है? रिले स्कैटरिंग है। तो क्वेश्चन को कई बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ लिया जाता है। अगला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम। आपको क्वेश्चन समझना है, यहां पर पूछा गया है जो TIR है, कैन नॉट। और कई बार हम क्वेश्चन में कैन नॉट को नहीं देखते, मतलब नोट को नहीं देखते हैं, और हम जो आंसर करके चले आते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। टेक्स प्लेस है ना, तो कैन नॉट टेक प्लेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम। आपको बता रहे हैं कि किधर से किधर जाने पर जो है रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऑप्शन है आपका वाटर टू ग्लास, देन क्या है ग्लास टू वाटर, देन क्या है वाटर टू एयर, देन ग्लास टू एयर। बताओ कौन सा सही आंसर इसमें होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, हम्म, ओके, देखो कहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जो सही आंसर है वो कौन सा होना चाहिए?
जो TIR है वो कभी भी नहीं होगा कि जब कोई चीज रेरर से किधर डेंसर की तरफ जाए। तो इस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अब ऐसे आप समझ ले, अगर डेंसर से कोई चीज रेरर की तरफ जाती है, तो इस केस में जो है TIR पॉसिबल होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें, ठीक है। अब इसमें पूछा गया ऊपर कि जिसमें नहीं होगा, तो रेरर टू डेंसर, देखो यहां पर गिलास जो है वो डेंसर है और रेयर है, तो इसमें हो जाएगा। यहां पे पूछा है कि वाटर, देखिए इसमें क्या, वाटर टू एयर यानी जो है हायर से लोअर की तरफ, तो इसमें भी हो जाएगा। देन क्या है, गिलास टू एयर, तो ये भी क्या है, डेंसर से रेयर की तरफ है, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और जो है वाटर टू गिलास जो है इसमें नहीं होगा, और जिसमें नहीं होगा वही ऑप्शन आपसे पूछना था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ए होगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा, और इस पे बेस्ड आजकल देखिएगा ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह इसी पे बेस्ड होते हैं, है ना। कटा हुआ हीरा और घिसा हुआ हीरा जो होता है, पॉलिश किया हुआ हीरा, बिना